सो हाय, दिस इज वे एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चलो करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे, और सीरीज बन रही है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। सिंपल, वो मैटर नहीं करता कि आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। बस ये मेक श्योर कर लेना आप कि आपकी बुक का नाम हो बेसिक इकोनॉमिक्स, सॉरी बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सिंपल। चलिए, इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस खाली नाम तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर हम 3 कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और अपना चैप्टर खत्म करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। दूसरी चीज हमको समझनी है इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। तीसरी चीज हम समझेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बेयस थ्योरम। सिंपल। जैसे ही आपने ये तीनों कंसेप्ट खत्म कर लिए, वैसे ही आपका पूरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके एग्जाम्स में आते ही आता है, इसलिए फटाफट से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है इस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं सर, अपने चैप्टर पे आते हैं, और चैप्टर का नाम आता है 5वां, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भैया क्या बना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपको बस ये बताना है किसी एक इवेंट के होने के बाद दूसरा कोई इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर कोई एक इवेंट हो जाता है, उसके होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल था, बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक डेक ऑफ कार्ड है मेरे पास, यानी जिसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से मैंने एक कार्ड निकाला। क्या किया? एक कार्ड निकाला। उस कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बस सीधी बात है, उस कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो होगी भैया, क्या बोलते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, तो 26 अपॉन में 52। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये नहीं बताता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है इस इवेंट के होने के बाद अगला जो इवेंट है, अगले इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लो मैंने एक कार्ड निकाल लिया, निकाल के मैंने बाहर रख दिया, इसको वापस अंदर नहीं डाला। अब ये बताओ, अगर मैं दोबारा ही ये काम करूं तो बताओ ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी। तो देखो, अब मैंने ये निकाला कार्ड, और वो कार्ड मान लो निकाला तो वो बन गया ब्लैक कार्ड। क्या बन गया? ब्लैक कार्ड। तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया। अब दोबारा ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड पड़े हैं? अभी पड़े हुए हैं भैया 51 कार्ड्स, क्योंकि एक तो निकल चुका है बाहर। बढ़िया। और ऊपर ब्लैक कार्ड कितने पड़े हुए हैं? तो ब्लैक पहले 26 थे, क्योंकि एक बाहर निकल चुका है, तो अब कितने बचे हैं वहां पे? अब बचे हैं बस खाली 25। तो अब बचे होगी प्रोबेबिलिटी 25 बटे में 51, जो कि सेकंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी होगी। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ऐसे ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिंपल। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकंड भाई। हाँ भाई, श्योर है। चलिए वापस चालू करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है पी इवेंट, यानी जो ई है, ई रिप्रेजेंट करता है कोई इवेंट होना, जो कि कब हो रहा है? वो एफ इवेंट के होने के बाद हो रहा है। तो एफ इवेंट के होने के बाद जो इवेंट है, ई इवेंट, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है कौन? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन में एफ, यानी कि दोनों का आपको कॉमन वैल्यू लेनी है, डिवाइड करना है किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। कोई दिक्कत नहीं, जो आपका एफ इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी से आपको डिवाइड करना है, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, जो मैंने पिछली बार भी सिखाया था, समझाया था। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ सर आपके लिए। फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्लस में नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका एक फॉर्मूला है। नंबर की जगह हम प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, क्योंकि चैप्टर प्रोबेबिलिटी का आ चुका है ना जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि मैंने पिछली बार समझा दिया था, समझाने की जरूरत नहीं है, बस खाली मैंने लिख दिया, ताकि आप अगली बार जब क्वेश्चन करते रहो तो आपको चीजें समझ में आती रहे कि कैसे क्या कर रहे हैं हम। सिंपल से। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है? गिवन दैट, आपको दे रखा है ई और एफ इवेंट दे रखे हैं आपको। हाँ जी, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दे रखा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है जो कि कितना है? 0.3। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है आपको 0.2। कह रहा है आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई ऑन एफ, यानी कि ई इवेंट होने के एफ प्रोबेबिलिटी के बाद आपको निकालना है। एफ इवेंट होने के बाद ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
चलिए निकालते हैं। तो हमको क्या निकालना है, आंसर फर्स्ट हमको निकालने के लिए कह रहा है पी ई ऑन एफ। कैसे निकालेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ई की इंटरसेक्शन के साथ, वो भी एफ के, यानी कि ई और एफ का कॉमन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बस इसको डिवाइड करना है। चलिए इंटरसेक्शन देखो, ई और एफ में कॉमन वैल्यू क्या है, तो ई और एफ का कॉमन दे रखा है आपको 0.2, तो बस इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है 0.3, सिंपल, तो यहाँ पे आ गया 0.3। और आपको पता ही है जब पॉइंट हटते हैं, मतलब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे यहाँ पे 10 लिखता हूँ, यहाँ पे 10 लिखता हूँ, ये हो जाएगा 20/30, जिसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। या फिर आप कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ जी 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 हो गया, 6 बार आ जाएगा, सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, यानी कि ई इवेंट होने के बाद एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कुछ नहीं करना, इस बार एफ इंटरसेक्शन ई लेके चलना है आपको, और अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो कॉमन ई और एफ में है वही कॉमन तो एफ और ई में भी रहेगा, है ना भाई। ई और एफ जो इवेंट है उनमें जो चीज वैल्यू कॉमन है वही वैल्यू तो कॉमन रहेगी एफ और ई में भी, दोनों सेम ही तो बात है, हाँ जी। तो सेम ही लेके चलना है आपको 0.2, तो इधर आ जाएगा इक्वल टू में 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि आपको कितना दे रखा है 0.6, तो 0.6 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 2/6, यानी कि 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 0. ये हो गया 10 का मतलब ये हो गया 3 बार, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बस खत्म आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, बी दे रखी है, आपको बी ऑन ए दे रखा है, कह रहा है फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए जी निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर, क्वेश्चन में आपको बी ऑन ए दे रखा है, बी ऑन ए दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल, यही फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। बढ़िया, इसकी वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है जो कि है 0.4 इक्वल टू में इन दोनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.8। चलिए जी इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.8 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, जो कि कितना हो जाएगा 8 चौक 32, ये आ जाएगा 0.32, सिंपल, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। इजी है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई आपके एग्जाम में, आप आराम से कर लोगे, बहुत सिंपल होता है। कह रहा है ए ऑन बी निकालना है, चलिए जी कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, अच्छा हाँ इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, जैसे पहला पार्ट कर लिया हमने, इसी का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें क्या दिक्कत है सर, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन जो कि आपको क्या है दे नहीं रखा, तो हमने अभी जो निकाला इंटरसेक्शन 0.32, इसी की वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि ए और बी का कॉमन और बी और ए का कॉमन सेम ही बात होती है। अब उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि दे रखा है आपको 0.5 लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया कितना 3/5। इसको सॉल्व करते रहना भाई, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अगले में निकालना है आपको यूनियन। अब यूनियन निकालने के लिए सर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, यही वाला फॉर्मूला, सिंपल। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, यहीं से देख लेना बस खाली। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, लिख ही देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो कितना देखा है 0.8, तो हम लिखेंगे 0.8 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0. कितना था 5, और माइनस में इंटरसेक्शन करना होता है यानी कॉमन, जो कि कितना 0.32। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया 8 5 13, यही हो गया ना, हाँ जी 8 5 13 यानी कि 1.30, और इसमें से ये क्या चला गया 0.32, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.98, सिंपल जी। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सिंपल सर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से कर लोगे। बस 2 क्वेश्चन नोट रह गए, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और समझाता हूं, फिर हम चलेंगे अपना इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए फटाफट से नोट कर लो भाई, जिसको नोट करना है। तो शुरू करते हैं भाई, और अपने टॉपिक पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है इस बार, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है 3 टाइम। अब 3 बार किसी कॉइन को टॉस करोगे तो फिर क्या क्या इवेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं एक बार। तो मान लो 3 बार किसी को टॉस किया कॉइन को, तो पहला जो आंसर हो सकता है यहीं पे लिख देता हूं, पहला आ सकता है हेड,
अच्छा पहले मान लो तीनों पे ही हेड आ जाए, ठीक है जी। अब एक टेल लेके चलते हैं, तो सबसे आगे टेल आ सकता है, फिर हेड आ जाए, बीच में टेल आ सकता है और दोनों साइड हेड है, लास्ट में टेल आ सकता है, तो हेड हेड टेल। अब हेड की बात की है, एक हेड लेके चलते हैं, तो दोनों साइड पहले हेड आ जाए, सॉरी एक हेड आ जाए पहले आगे, दोनों साइड टेल टेल, बीच में हेड आ जाए तो मतलब टेल हेड टेल, लास्ट में हेड आ जाए तो टेल टेल हेड, और लास्ट में तीनों में टेल आ जाए, तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो बनते हैं ये सारी वैल्यू, यानी कि सैंपल स्पेस कितने का बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सैंपल स्पेस बना 8 का, यानी 8 इवेंट आपके पास हो सकते हैं। और इसको करने का मैंने एक तरीका भी बताया था, क्या बताया था, जब भी कॉइन्स की बात करें तो कॉइन में 2 वेरिएबल होते हैं बस खाली, एक या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, और कितने कॉइन टॉस किए हैं यहाँ पे, तो 3 बार कॉइन टॉस किया है, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है क्या 8, तो 8 सैंपल स्पेस आपके पास बन सकते हैं। सिंपल, चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, ये आपको दे रखा है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, पहला क्वेश्चन निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि ई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। अगर हेड ऑन 3 टॉसेस, यानी कि 3 टॉसेस पे क्या आ जाए हेड, सॉरी हेड ऑन 3rd टॉसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहता है हेड ऑन 3rd टॉसेस, 3rd टॉस पे हेड आए, 3rd टॉस पे हेड आएगा मतलब 3rd टॉस पे हेड देखो कहां पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे हेड है, एक तो यहाँ पे हेड है, एक यहाँ पे हेड है, 3 हो गया 4, तो 4 जगह है जहां पे 3rd टॉस पे हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4, और टोटल कितने नंबर्स 8, तो ये हो गया 4/8 यानी कि 0.5। सिंपल, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चेक कर लेते हैं एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या कह रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस पे क्या आ जाए हेड, पहले 2 टॉसेस पे हेड कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेड हेड है, और कहीं पे पहले 2 टॉसेस पे एक साथ हेड है, आज ये रहा हेड 2 बार, तो भाई और कहीं पे फर्स्ट टॉसेस पे हेड है 2 बार, नहीं जी, और कहीं पे हेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसको 2 आउट ऑफ 8, यानी 8 में से केवल 2 पे है जहां पे फर्स्ट 2 में हेड है, जिसको हम क्या बोलेंगे 1/4 यानी कि 0.25। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं, एक बार इंटरसेक्शन और देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इनका क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, ई इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हो ये जो है ये 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स है जहां पे पीछे की साइड है, मतलब कि पीछे की साइड जो है 3rd जो है टॉस उसमें हेड है, और जो स्टार्टिंग वाले निशान है उसमें पहले 2 में टॉस जो है वो हेड है। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू कहता है कि 3rd पे टॉस पे हेड होना चाहिए और स्टार्टिंग के दोनों पे भी हेड होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या होगा कि फर्स्ट के 2 में हेड आ जाए और लास्ट में भी हेड आ जाए, यानी कि तीनों में हेड आना चाहिए। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी देखो जहां पे तीनों में कॉमन है, तो ये वाली जो वैल्यू है जो कि तीनों में हेड है वो दोनों में कॉमन आ रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 में हेड भी है, और एक जो लास्ट वाली वैल्यू है 3rd जो वैल्यू, एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र है, तो भाई फोन वालों ने थोड़ा सा परेशान कर दिया है। चलिए भाई चालू करते हैं वापस। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो हमको पता चला भाई कि स्टार्टिंग के 3rd में जो है वो हेड आना चाहिए और स्टार्टिंग में 2 में भी हेड आना चाहिए, तो एक कॉमन वैल्यू निकल रही है जो कि क्या है, बस तीनों हेड है जिसमें, तो बस ये हो गया 1/8 की प्रोबेबिलिटी, जिसे हम बोल सकते हैं कितना 0.125। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, पक्का पक्का यही होगा ना इतना, 1/, में इसको बोलते हैं 4 0.5, हाँ सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं, कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने के लिए कहते हैं, चलो सबसे पहला चीज अगर हम निकालना चाहे पी ई ऑन एफ, तो मतलब क्या होता है, दोनों की कॉमन वैल्यू लेनी है, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। चलिए जी, तो ये आ गया 0.125, या फिर आप सिंपल सी कह सकते हो 1/8 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, एफ क्या इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 2/8, और जाई आपको दिख ही रहा होगा 8 से 8 कट रहा है, ये प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2, इसको अगर उल्टा करें हाँ जी, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2 यानी कि 0.5। सिंपल जी, खत्म। अगर वहीं पे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती, तब बनती प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाता है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाता नीचे। अब ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, बस वो आपको चेक करनी है, बाकी तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/8, 4/8 लिखते के साथ ही 8 से 8 कट गया, ये हो गया 1/4 जो कि आ गया 0.25। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे मैं क्वेश्चन करता हूं सर, और प्रोबेबिलिटी आपको ये दोनों आपको खुद को निकाल के दिखानी है, बस मैं ये वैल्यू बता दूंगा आपको, ठीक है जी। चलिए, तो जो दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है मेरे को इसका, ये वाला पार्ट वो बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, ये क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कह रहा है कि कम से कम क्या आने चाहिए 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड देखो किस में है, एक तो पहले में, इसमें भी 2 हेड है, 2 या 2 से ज्यादा हेड होने चाहिए ना, क्योंकि तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए।
कम से कम 2 हेड, हाँ जी ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा हेड होने चाहिए, 1 2 3 4, बाकी सब में तो एक ही हेड है, तुमको नहीं ले रहा, तो ये हो गया 4 आउट ऑफ 8, यानी कि 8 में से 4। सिंपल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 0.5। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, यानी कि उससे कम ही रहने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बन गया, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में क्या क्या हो गया, एक तो जिसमें एक भी हेड ना हो, जैसे कि ये वाला, जिसमें एक हेड हो तो जैसे कि 1 2 3, और जिसमें 2 हेड हो तो 1 2 3। सिंपल, यानी कि ये सारी की प्रोबेबिलिटी बन गई, कितना हो गया 7/8, तो हो गया 7/8, जो कि आपका आ जाएगा, अब डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे एक में से 1.25 घटाना है ना, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 875, 0.875। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। आगे चलते हैं, कह रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए आपके पास, 2 हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए आपके पास, एटमोस्ट 2 हेड। अगला प्रोबेबिलिटी क्या है, तीसरा में एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड ज्यादा से ज्यादा, तो एटमोस्ट 2 हेड यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, यानी उससे कम चलता है, तो ये हो गया 2 हेड वाला, ये हो गया पूरा पूरा, तो ये हो गया कितने, वही 7/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया आपका 7/8। अगले में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम क्या आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए, तो कम से कम एक टेल कम से कम आना चाहिए, यानी कि कम से कम एक टेल, मतलब यही सारी वैल्यू है, क्योंकि इसमें तो एक भी टेल नहीं है, तो बस यही हो गया 7/8। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कॉमन देखना जाए तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जो एफ है, इसके अंदर कॉमन है पूरी पूरी वैल्यू, यानी 7/8, ठीक है जी। और इनमें कॉमन क्या होगी, इसमें कॉमन क्या होगी, इस ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए और एटमोस्ट 2 हेड आने चाहिए, तो एटलीस्ट कम से कम 2 हेड आने चाहिए, 2 हेड कम से कम जो होंगे वो इनमें होंगे, नहीं इसमें नहीं, ये एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, ये रे, ठीक है जी। और क्या रहे, एटमोस्ट 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब कि ये सारी वैल्यू जो कॉमन आ गया वो 3 आया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ में आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, यानी 3 कॉमन है ना, तो 3/8, ये इसका बनेगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सर, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा है 2 हेड आने चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड आना चाहिए, तो इनमें दिख रहा है मेरे को 4 है, इनमें कम से कम 2 हेड है, ठीक है जी। और उसके बाद कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड आने चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, तो ये सारी वैल्यू है, पूरी वैल्यू, पहली वैल्यू को छोड़ के बाकी सब में 2 हेड है, चलते हैं, उससे ज्यादा किसी में नहीं है, ठीक है जी। 2 मतलब सब में 2 से कम ही है, तो बस ये सारी वैल्यू हो गई। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बस ये 3 वैल्यू दिखाई दे रही है कॉमन, तो ये कॉमन आ गई 3/8। सिंपल सर, इसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, तो दिक्कत तो नहीं। चलिए अब लास्ट सॉल्व करते हैं हम, एक डाइस वाला जिसमें डाइस थ्रो किया है, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, और भाई ये दोनों सवालों के जो आंसर होंगे नीचे कमेंट में बता देना कि आपका आंसर क्या रहा है। सिंपल, बहुत अच्छे। हाँ जी, शुरू करते हैं फिर अपना लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है एक डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार फेंका है। अब किसी डाइस को अगर 3 बार फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, तो सैंपल स्पेस बनता है, मैंने बताया था 6 की पावर n, और अगर इसका फॉर्मूला लगाया जाए तो 6 की क्यूब हो जाएगा, और 6 की क्यूब का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6, जो कि मेरे को पता नहीं भाई कितना होता है, तो 36 मल्टीप्लाई में 6 हो गया, 6 36, 3 0 ऊपर हो गया, 6 3 18 19 20 21, तो ये हो गया 216, तो सैंपल स्पेस बन जाता है कितना 216। सिंपल सर, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके हिसाब से क्या कह रहा है करने के लिए, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दे रखा है कि 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, जितनी बार भी हमने टॉस किया उसमें लास्ट में क्या आए, 4 आए, यानी कि कैसे, देखो ध्यान से समझो ध्यान से, तो कह रहे हैं लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी आगे पहले 2 टॉसेज हैं उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 1 पहले आ गया फिर 4 आ गया। सिंपल, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए, फिक्स है कि लास्ट में 4 ही आएगा। तो दूसरा टॉस किया तो इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, फिर 4 आ गया। अगला फिर टॉस किया हमने तो हो गया 1 3, और अगले में 4 आ गया, फिर उसके बाद 1 4 4, अगले में 1 5 4, अगले में 1 6 4। सिंपल, तो लास्ट वाले में मैंने 4 ही रखे हैं, बस मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले में मैंने हर बार 1 रखे हैं और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 चेंज कर रहा हूं। दूसरा जो बनेगा सैंपल स्पेस वो बनता जाएगा, अगले वाले में चेंज करते हैं, पहले वाला 1 वाला हो चुकी है लाइन, अब 2 वाली लाइन, पहले वाले में क्या है 2 आए, और दूसरे वाले में क्या है 1, लास्ट वाले तो फिक्स है 4 बोला है उसने, तो 2 पहले में 2 आ सकता है, 1 आ सकता, अगले में क्या आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 2 4, फिर ये हो गया 2 3 4,
अगला 2 4 4, फिर 2 5 4, फिर 2 6 4। सिंपल इतना। चलिए जी शुरू करते हैं। अगला में क्या रहा है, पहले में 3 आ जाए, उसके बाद वैसे ही चलता जाएगा भाई, बीच में 1 रहेगा, फिर 4 रहेगा, यहाँ पे 2 4 रहेगा, यहाँ पे 3 4 रहेगा, यहाँ पे 4 4 रहेगा, यहाँ पे 5 4 रहेगा, यहाँ पे 6 4 रहेगा। बस अगले में यहाँ पे पहले वाले में यहाँ पे 3 रहेगा सारी रोज के अंदर, तो 3 रहेगा यहाँ पे। ऐसे ही अगले वाले में यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ऐसी बनती जाएगी। लास्ट में जो वैल्यू बनेगी 6 6 और 6 आ जाएगा, सॉरी 6 6 और 4 आएगा, क्योंकि लास्ट में 4 तो फिक्स बोल रखा है। ठीक है जी। तो अगर ऐसे इवेंट निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो 36 इवेंट ऐसे बनेंगे जो कि क्या बोलते हैं अपने सैंपल स्पेस के हिसाब से इवेंट ई को दिखाते हैं। तो 36 अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस है 216, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि लास्ट के 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बता दी मैंने। आगे कह रहा है कि 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले जो टॉस है 2, उनके अंदर क्या आना चाहिए 6 और 5 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए पहले 2 टॉसेस में 6 और 5 आना चाहिए, तो देखो कैसे बनेगी प्रोबेबिलिटी वो समझाता हूं। ओह ये तो मिटो दिया यार, शिट। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कहता है कि पहले 2 में 6 और 5 आना चाहिए, पीछे कुछ भी आता है वो मैटर नहीं करता। चलो एक बार पहले में 6 ले लेते हैं और दूसरे में 5 ले लेते हैं, ठीक है जी। चलिए तो 6 और 5 अपीयर होने चाहिए किसमें, फर्स्ट 2 टॉसेस में। चलिए तो एक बार 6 5 ले लेते हैं, तो लास्ट में 1 आ सकता है, उसके बाद 6 5 के साथ 2 आ सकता है, 6 5 के साथ 3, तो 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6 आ सकता है, ठीक है जी। इससे ज्यादा वैल्यू तो आ ही नहीं सकती ना, तो ये बन गई आपकी वैल्यूज। अच्छा अब ये चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि 5 आगे आ सकता है पहले, तो 5 पहले आ सकता है, 6 बाद में आए और उसके बाद 1, तो 5 6 2 5 6 3 5 6 4 5 6 5 और 5 6 6। सिंपल जी। तो ये बन गया आपके पास जो एफ इवेंट होने की चांसेस हैं। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 6 और 5 अपीयर इन द फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉसेस में 6 और 5 आना चाहिए, तो 6 और 5 आ सकते हैं इन सारे केसेस में पहले 2 टॉसेस में। अब देखिए यहाँ पे कितने इवेंट दिखाई दे रहे हैं, तो 6 6 12, तो टोटल इवेंट दिखाई दे रहे हैं 12 बटे में 216। 216 में से 12 इवेंट ऐसे हैं जो इसमें हो सकता है। चलिए अब हमें निकालनी है इन दोनों का इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ, मतलब पी ऑन एफ निकालने के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, पहले वाले में कह रहा है कि आपको क्या चाहिए था, थर्ड जो टॉस था उस पे 4 चाहिए था। थर्ड टॉस पे देखो इनमें 4 कहां पे आ रहा है, थर्ड टॉस पे 4, बस ये दोनों वैल्यू में आ रहा है, तो बस 2 बटे में 216 ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ये वैल्यू ऐसी है जो कॉमन आ रही है पहले वाले इवेंट में भी और दूसरे वाले इवेंट में भी। बस अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो ये हो गया 2 अपॉन में 216 बटे में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है 12 बटे में 216, 216 से कट गया, 2 बटे में 12 आ गया, जिसको हम बोलेंगे 1/6 और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। समझ में आ गया भाई। ये थी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है खत्म। अब चालू करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो किसी और के होने से या फिर ना होने से हमारे इस इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो चालू करते हैं। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे चालू करते हैं। हाँ भाई शुक्र है। चलो भाई टॉपिक चालू करते हैं अपना। तो भाई एक बार शूट कर चुका हूँ, दोबारा आवाज बंद हो जाती है इसमें, पता नहीं माइक थोड़े में दिक्कत है, माइक है ना, तो होती है कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम्स। चलिए भाई शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब टॉपिक का नाम आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि ऐसे इवेंट जो एक हो जाए चाहे वो ना हो, उसके होने या ना होने से दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पे हेड या टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है 50-50% होती है। सेम मान लो दोबारा कॉइन टॉस किया, क्या पहले वाले टॉस से कोई दूसरे वाले टॉस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं जी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 50% ही आएगा। सिंपल ना, बस वही ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, ऐसे इवेंट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसे इवेंट जिसके होने या ना होने से दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इनकी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बस खाली ये। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या है ये, यानी कि दोनों इवेंट के जो कॉमन होगा या फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ को मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। सिंपल। चलिए अब इस फॉर्मूले को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, और ताकि आपको फॉर्मूला समझा पाऊं मैं इजीली। तो कह रहा है पहली प्रोबेबिलिटी, कह रहा है इवेंट एक मान के चलो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मानना आपको ई का,
द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, एक कार्ड निकाला जो कि क्या हो, स्पेड। आपको पता है 4 तरह के कार्ड होते हैं। पहला कार्ड होता है स्पेड, दूसरा होता है, मैं भूल गया, फिर याद आएगा बता दूंगा आपको, ठीक है जी, अभी पता नहीं मेरे को कौन सा है दूसरा। तीसरा होता है हार्ट और चौथा होता है कौन सा, एक डायमंड होता है, ठीक है जी। ये रेड कार्ड होते हैं, ये ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है जी। तो एक होता है रेड कार्ड और एक होता है ब्लैक कार्ड। चलिए इसके अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं, जैसे कि के, क्यू, जे, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक होता है एस। सिंपल, ऐसे ही सब में 13 कार्ड्स होते हैं। सिंपल। चलिए अब हमको कह रहा है इन 52 कार्ड्स में से, टोटल 52 कार्ड्स में से हमें कौन सा इवेंट चाहिए, फेवरेबल इवेंट कौन से होंगे, जो कि क्या हो गए, स्पेड वाले। तो स्पेड वाले हम कोई से भी ले सकते हैं। तो स्पेड वाले कितने कार्ड्स हैं, 13, तो इसकी इवेंट बन गया, प्रोबेबिलिटी बन गई 13/52। सिंपल, टोटल 52 कार्ड्स हैं। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। एफ इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो 52 कार्ड्स में से इस बार हमको कितने, कौन सा कार्ड चाहिए, कह रहा है एफ प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज एस, एस कार्ड हो। एस देखो यहाँ पे भी एक एस है, यहाँ पे एक एस होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, तो एस टोटल कितने हैं, बस खाली 4, तो टोटल एस होते हैं 4। तो एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन गई 4/52। इतना सिंपल, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यानी कि ई और एफ में कॉमन क्या चीज है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाला जो कार्ड है एस का, स्पीड का, वो इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों में इसके कॉमन कौन सा है, तो 52 कार्ड्स में से केवल एक कार्ड है जो कि कॉमन है, यानी कि कौन सा, एस का स्पीड, मतलब स्पीड का एस। सिंपल तरह। चलिए अब आपको निकालता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, निकाल के दिखाता हूं और उससे ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझाता हूं। चलिए जी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, एक सेकंड भाई, अरे चुप हो जाओ भाई, थोड़ा सा शांति रखो यार, ऐसे थोड़ी ना बात बंद। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो भाई पिल्ले हैं तो उनको माफी चाहूंगा, अगर शोर मचा रहे हैं तो इग्नोर मारना उससे, ठीक है। हाँ जी, फिलहाल तो बात आती है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई ऑन एफ, यानी कि एफ इवेंट होने के बाद ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका फॉर्मूला आपको पहले से बता चुका हूं मैं। प्रोबेबिलिटी आपको लेनी है ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कॉमन, अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सिंपल। चलिए एक बार वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब दिख रहा होगा आपको कि दोनों में कॉमन जो वैल्यू है वो है 1/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेना है नीचे, जो कि कितना है, एफ की प्रोबेबिलिटी 4/52। तो आपको दिख रहा होगा इससे ये कट गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4। और आपको ये पता चल रहा है ये जो 1/4 है ना, ये इसी की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की। देख लो, चाहे 13 13 2 4 52। सिंपल। यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है। यानी इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं कह सकता हूं जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ई ऑन एफ जो होता है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। सिंपल। यानी एफ हो चाहे ना हो, प्रोबेबिलिटी ई की जो वैल्यू होगी वही होगी दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिंपल इतना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिंपल। एक बार चेक कर लेते हैं दूसरा वाला भी, क्या उस पर ही नियम लागू होता है या नहीं होता। बिल्कुल जी, शुक्र है। चलिए प्रोबेबिलिटी अब हम निकालते हैं एफ ऑन ई। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉमन वैल्यू दे रखी है 1/52 और नीचे दे रखी है इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि 13/52 है। इससे ये कट गया और आपको दिख रहा है 1/13 आंसर आ गया, जो कि किसके बराबर है, बिल्कुल इसी के बराबर। सिंपल ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई जो होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ का फॉर्मूला पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सिंपल, ये बात पता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो जो ये वाली प्रोबेबिलिटी होती है ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी, वो किससे बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर होती है। तो मैं इसकी जगह पुट कर देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सिंपल। और आपको देखने को मिलेगा कि जो इवेंट का कॉमन वैल्यू है और अपॉन में प्रोबेबिलिटी जो एफ है वो डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो यहाँ पे डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और यही फॉर्मूला, यही बात तुम बता रहा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट में, यानी कि जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो दोनों की कॉमन वैल्यू होती है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ई को मल्टीप्लाई करने पे आता है। सिंपल। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई शुरू करते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है और आपको दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अगर दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ऐसे इवेंट हो जिससे एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है।
सिंपल जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपको 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है आपको 1/5। मल्टीप्लाई सामने सामने होती है तो 3 1 3, 5 5 25। सिंपल, इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमने रैंडमली 2 कार्ड्स निकाल लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी उनको वापस नहीं डाला। पहला कार्ड निकाला, उसको वापस नहीं डाला, हमने दूसरा कार्ड भी वैसे ही निकाल लिया। मतलब एक कार्ड निकाला, देखा, हाथ में पकड़ा, फिर दूसरा कार्ड निकाला, फिर देखा, हाँ जी। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बताओ कि 52 कार्ड्स में से कि जो कार्ड निकाले हैं हमने वो दोनों ही क्या होंगे, ब्लैक होंगे। ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलो पहला कार्ड निकाला, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको पता है? हाँ जी, 52 कार्ड्स में से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26, क्योंकि कार्ड कितने होते हैं ब्लैक? 26, ठीक है जी। मल्टीप्लाई में अब वो कार्ड क्योंकि मैंने निकाल के हाथ में रख लिया, वापस तो डाला नहीं। अब डेक में कितने कार्ड बचे हैं? हाँ जी 51 कार्ड बचे हैं। तो दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि जो निकाला वो तो ब्लैक था ही, तो 26 में से एक ब्लैक तो बाहर आ गया। दूसरा जो कार्ड निकाला, अब उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब कितने कार्ड बचे होंगे डेक में? 25, तो 25 अपॉन में 51, दूसरे की प्रोबेबिलिटी होगी 25 बटे में 51। सिंपल। लेकिन अगर देखा जाए कि दोनों ब्लैक होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था, पक्का पक्का, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है? वो फॉर्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है अगर इवेंट के होने की, तो आपको दोनों ब्लैक चाहिए। यानी कि 26 कार्ड्स में से, सॉरी 25 कार्ड, 52 कार्ड होते हैं, उसमें से आपको कितने कार्ड निकालने हैं? 2। और आपको क्या चाहिए? ब्लैक चाहिए, जो कि कितने होते हैं? 26। तो 26 में से आपको 2 कार्ड चाहिए, यानी कि 26C2 और अपॉन में 52C2। सिंपल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सर, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में n r फैक्टोरियल। सिंपल। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से इसको। तो ये हो गया 26 फैक्टोरियल अपॉन में 26 में से 2 गए तो बच गया 24 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, और यहां पे नीचे आ जाएगा क्या? 52 फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ पे हो गया 52 में से 2 चले गए तो बच गया 50 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। सिंपल था। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से इसको। तो आपको दिख रहा होगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट चुका है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं? तो 26 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है 26 मल्टीप्लाई में 25, फिर मल्टीप्लाई में 24, मल्टीप्लाई में 23, मल्टीप्लाई में 22, ऐसे चलता जाएगा लास्ट में 1 तक, ठीक है जी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो इसका मतलब होता है 26 का मतलब कि मैं लिखता हूं 26 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 24 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा भैया मैंने? क्योंकि 24 से आगे चलता जाएगा ना ये। हाँ जी, और मैंने 24 फैक्टोरियल भी क्यों रोका? क्योंकि नीचे मेरे को दिखाई दे रहा है 24 फैक्टोरियल, और इस 24 फैक्टोरियल से मैं इसको काट सकता हूं आराम से, ठीक है जी। चलिए वैसे ही सेम यहाँ पे भी 52 मल्टीप्लाई में 51 मल्टीप्लाई में 50 फैक्टोरियल, और मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है 50 फैक्टोरियल, जिससे आराम से कट सकता है। तो जो आपका आंसर बना वो क्या बन गया? 26 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 52 मल्टीप्लाई बाय 51। तो देखो यही सेम आंसर आपका यहां से भी आ रहा है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे कॉम्बिनेशन का कर लो, चाहे सिंपल मेथड यूज कर लो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं। आसान था ना? आगे चलते हैं, आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक डाई मार्क करी है, 1 2 3 अगर आएगा तो उसको रेड मार्क करेंगे, ठीक है जी। मतलब एक डाई के ऊपर कलर कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है वो, मतलब रेड को कर दिया 1 2 3 कलर, और 4 5 6 को कर दिया ग्रीन कलर। सिंपल। चलिए कह रहे हैं, हाँ जी, एक डाइस है जिसको हमने क्या किया? टॉस किया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेट ए इवेंट, ए इवेंट क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? कह रहे हैं लेट ए इवेंट द नंबर ऑफ इवन नंबर्स, यानी जो इवन नंबर होंगे उसके आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होती है भाई? क्या क्या नंबर है? तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ये बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 3 वैल्यू आ सकती है, ठीक है जी, 6 में से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या कह रहा है? बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी द नंबर ऑफ रेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या होगी? नंबर ऑफ रेड। रेड में कितने नंबर है? रेड में है 1 2 3, तो 1 2 और 3। सिंपल। कह रहा है द आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट है या बस नहीं है, आपको बस ये चेक करके बताना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। कैसे चेक करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? तो देखो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? आपको दिख रहा है 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो प्रोबेबिलिटी में कॉमन वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो टोटल 6 में से 2 जो है वर्ड, यानी 2 नंबर जो है, यानी एक नंबर जो है वो क्या है? कॉमन है इसमें। सिंपल ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो चालू करते हैं अपना। हाँ क्या कर रहे थे हम? हाँ इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो चेक करते हैं भाई। तो मिटो दूं भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो। मैं ये तो कर देता हूँ ना साइड में।
यहाँ पे जगह है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी की, ई नहीं, ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है जी। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल। चलिए यहाँ पे ये वर्ड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 6 नंबर होते हैं बस खाली, तो 1/6। यहाँ पे ये रेड वाले नंबर आएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/6, या फिर आप कह सकते हो 1/2, क्योंकि हमें रेड वाले नंबर चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्योंकि 1/6 आना चाहिए ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपको 1/6, मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिखाई दे रहा है 3/6, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 3/6 इज 36, और इससे ये कट गया तो 1/12, 1/12 ही है ना, हाँ जी 1/12 आ रहा है, और यहाँ पे 1/6। क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही है जी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं आराम से कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं, जब दोनों की वैल्यू क्या होती बराबर। ये फॉर्मूले लगाने पे, वैल्यू पुट करने पे दोनों वैल्यू क्या होती सेम आती, तब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सिंपल था, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो बी की थी ना, वो थी कि भैया यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास आना चाहिए रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई कलर तो 2 ही थे बस, आपके कलर 2 थे, मतलब एक रेड था एक ग्रीन था, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, यानी 2 में से एक कलर आएगा। तो आप 3/6 कर लो चाहे 1/2 कर लो, बात तो सेम ही होती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जिसके लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। हाँ भाई शुरू करते हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट का लास्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, A fair coin and an unbiased dice are tossed, उछाला है दोनों को। A इवेंट आपको लेके चलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट क्या है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कॉइन पे क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, एंड यानी कि 1/2 होगा भाई, 2 में से एक ही तो आएगा, ठीक है। और क्या है, एंड B इवेंट आपको लेके चलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 3 ऑन द डाइस, डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, डाइस के ऊपर 3 मतलब 1/6 होती है। एक बार चेक करते हैं डाइस कैसे बनते हैं, मतलब सैंपल स्पेस क्या बनती है वो चेक करते हैं एक बार। तो देखो पहले पे क्या आना चाहिए, देखो क्या क्या आ सकता है, एक हमने कॉइन टॉस किया और एक डाइस टॉस करिए, उछालिए। अब इन पे क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं। तो इस पे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड या फिर टेल आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता पहले पे। चलो डाइस पे क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4, हाँ जी 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन सब के साथ एक तो हेड मान लो कि हेड आ रहा है पहले पे, और दूसरे पे कोई भी डाइस की वैल्यू आ सकती है। पहले पे मान लो तो टेल आता है, और बाकी कुछ भी आ सकती है पीछे वाली वैल्यू पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो इनमें सब में से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो सैंपल स्पेस बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 6 और 6 12, टोटल 12। तो 12 में से हमको क्या चाहिए, जिस पे हेड आए, तो कितने वैल्यू है, सैंपल स्पेस कितने हैं यहाँ पे 6, तो 6/12 मतलब 1/2 हो जाता है, सिंपल इतना। चलिए अब प्रोबेबिलिटी चाहिए बी की, जिस पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए सेकंड वाले पे, तो 3 भाई केवल इन दोनों पे है, यानी कि 2/12, यानी कि 12 में से केवल 2 इवेंट ऐसे हैं जिसमें 3 आ रहा है पीछे डाइस पे, तो बस 2/12 यानी कि 1/6 बन गया, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है चेक करो ये वेदर कि दोनों जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है या फिर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। और आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं निकलेंगे मेरे हिसाब से। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना वो दोनों में कॉमन आ रही है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये बार बार शोर मचा लेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। मेरे को दिख रहा है भाई कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो कॉमन आ रही है दोनों के अंदर, कि हेड्स भी और इसके अंदर भी। अगर वो टेल बोलता जब भी होता, तो मेरे को दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन जो बी है वो दिख रही है मेरे को 1/12, सिंपल। अब चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार इनको सॉल्व करके निकालते हैं वैल्यूज, सिंपल से। चलिए तो बात आती है फॉर्मूला लगाने की। तो फॉर्मूला हमको पता ही है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल इतना। चलिए अब इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है हमको 1/12, यानी कि कॉमन वैल्यू दे रखी है इनके अंदर एक, ठीक है जी, वो भी कितने में से 12 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को मिल गया 1/2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को मिल गया 1/6, ठीक है जी, 1/6 मिल गया, तो बस 1/12 आ गया, 6 2 12। अरे ये तो बिल्कुल बराबर आ गए, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये ऐसे इवेंट है जो एक दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप खुद देख लो, एक कॉइन को टॉस किया, एक डाइस को टॉस किया, तो फिर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। एक में हेड है या टेल है, उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा ये नहीं होगा कि 7-8 नंबर दे देगा, नहीं जी, उस पर फिक्स ही है 1 2 3 4 5 6 आएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है इक्वल होती है, सिंपल। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नहीं है भाई, ये 1 है, ठीक है जी।
हाँ जी 1/12 1/12 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अगर बराबर हैं तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे इस केस में बराबर नहीं थे तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। सिंपल सर, इतना कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब दिन का टाइम हो गया थोड़ा सा, मैं सुबह सुबह के वीडियो बना रहा था, जो दिन का टाइम होते ही साथ ही शोर शराबा बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो इसको इग्नोर मार के चलना। सिंपल। चलिए मैं नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा, मगर इतना दबता नहीं है ना शोर शराबा फिलहाल। समझ में आ गया भाई। अब ये खत्म हो चुका है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है, और आपने नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दिया बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हम चालू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है बेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है उसके आने के। ठीक है जी, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम चालू करते हैं आगे। हाँ भाई श्योर है, तो चालू करते हैं सर। और अब अपना टॉपिक आता है बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम का मतलब क्या है? अब आपको ना बेस थ्योरम कहता है कि अब आपको सब चीज दे देगा, लास्ट में अनोखी चीज की वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 2 बैग है, ठीक है, 2 बैग में एक में रेड बॉल है और एक में ग्रीन है, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा बैग है जिसमें भी रेड है और दूसरे में ग्रीन है। वो बोलेगा आपने एक बॉल निकाली है, आपने एक बॉल निकाली है, ये बता देगा कि वो रेड बॉल है। बस आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपने कौन से बैग में से निकाली है। जैसे कि अगर वो बोल दिया पहले बैग में से निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये बता देगा आपको पहले से ही कि जो बॉल आपने निकाली है, जो आपने काम किया है, वो रेड बॉल निकाली है, वो अच्छा काम किया है या गलत काम किया है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये वहां से काम हुआ है, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये फर्स्ट बैग में से निकाली है। सिंपल। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बोलते हैं हम बेस थ्योरम। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है जो इवेंट हो चुका है उसकी। सिंपल। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझाने का कुछ नहीं है इसके अंदर, बस खाली क्वेश्चन करते करते हम समझा दूंगा मैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे बनाते हैं, ड्राइव करते हैं फॉर्मूला। सिंपल से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है आंसर की। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या रहा है? अच्छा एक चीज बता दूं शुरू करने से पहले, यहाँ पे हमको ना कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, इवेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमेशा जो आपको निकालना है ना, हमेशा उसी को सबसे पहले इवेंट मान के चलना है, इवेंट मान के चलना, इवेंट पहला अपना मान के चलना। सिंपल। जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जो चीज आपको निकालनी है। शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन बात। क्या रहा है? बैग 1 कॉन्टेन्स 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। 2 बैग है हमारे पास, एक बैग है हमारे पास जिसके अंदर ये है बैग फर्स्ट, एक बैग है हमारे पास जिसको बोलेंगे हम बैग सेकेंड। तो बैग फर्स्ट के अंदर 3 तो रेड बॉल है, 1 2 3, ये रेड बॉल हो गई, ठीक है जी, और 4 ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल हो गई 1 2 3 4। सिंपल। चलिए कह रहा है वाइल अनदर बैग 2, जो बैग 2 है, कंटेन 3 रेड बॉल, इसके अंदर 3 रेड बॉल है, 1 2 3, और उसके बाद कह रहा है इसके अंदर 6 ब्लैक बॉल है, तो 1 2 3 4 5 6, ये वही ब्लैक बॉल्स। सिंपल। कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल हमने निकाली है, फ्रॉम वन ऑफ द बैग, एक बैग में से, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, जो हमने बॉल निकाली है वो रेड है। मैंने पहले बताया था, वो पहले बता देगा जो भी हमने बॉल निकाली है वो कैसी होगी, तो हमने जो बॉल निकाली है वो क्या है? रेड है। चलिए शुरू करते हैं आगे। कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज फ्रॉम बैग फर्स्ट। आपको क्या निकालना है? ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली है वो फर्स्ट बैग में से निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बताया था जो चीज आपको निकालना है ना, उसी को हम इवेंट इवन मान लेंगे। सिंपल सी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर? आपको बोलना है लेट द इवेंट E1 बी द इवेंट क्या? लेट E1, अरे क्या लिखूं, लेट E1 बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। हमको ये जो चीज निकालनी है कि बॉल, ये इवेंट निकालो, ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बॉल है वो फर्स्ट इवेंट उससे निकाली गई है बैग से। तो हम मान लेते हैं कि इवेंट जो इवेंट है कि हमने बॉल जो है फर्स्ट क्या बोलते हैं बैग से निकाली है, वही हम मान के चल लेंगे। ठीक है जी। अब बॉल फर्स्ट बैग से निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो फर्स्ट बैग से निकाले और सेकंड बैग से निकाले, दोनों तो बैग ही है। अब जो दोनों ही बैग है तो इनमें से प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। सिंपल। अच्छा जी, इसके अलावा जो E2 होगा ना, हम मान लेंगे जो दूसरा, इसके अलावा जो दूसरा बैग होगा कि हमने वहां से बैग बॉल निकाल लिया, तो लेट E2 बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। हमने
जो इवेंट E2 इवेंट है वो क्या माना कि जो बॉल है वो सेकंड बैग से निकाली गई है, वो मान लिया सिंपल। अब सेकंड बैग से बॉल, सेकंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो बैग में से एक बैग को चूज करना है तो 1/2। अगर यहाँ पे तीसरा बैग होता तो मैं लेट E3 बी द इवेंट ऑफ क्या होता है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम थर्ड बैग होता और इन सब की प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/3 1/3 और 1/3 सिंपल। तो ये मेक श्योर करना जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो तो इवेंट और E2 दोनों इवेंट की जो वैल्यू का टोटल है वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा सम के बराबर, प्रोबेबिलिटी का जो सभी सम होता है इवेंट होने का सम और ना होने का जो दोनों का जोड़ होता है सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 3 बॉल बैग होते हैं तो फिर तीनों का जोड़ 1 होना चाहिए था, इसलिए 1/3 1/3 1/3 तीनों की प्रोबेबिलिटी आती है सिंपल। तो जो चीज निकालनी है उसको E1 मानना है, उसके अलावा जो दूसरी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे, E2। ठीक है, पहले बैग से बॉल निकाली है उसको E1 मान लिया, जो दूसरा बैग होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, E2। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब तीसरी चीज हमको क्या करनी है, तीसरी चीज जो चीज हमको उन्होंने दे रखी थी पहले, क्या दे रखा है हमको दे रखा है कि जो बॉल हमने निकाली है, द वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 इज टू बी फाउंड रेड, यानी वो बॉल कैसी है, रेड है। अब इसको हम मानेंगे अपना नया इवेंट, तो लेट R be the event that ball is red। ठीक है जी, हमने R क्या माना, R एक ऐसा इवेंट माना कि बॉल क्या है, रेड, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। और वो भी आई है फ्रॉम बैग 1, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहना चाहो तो क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है आर बॉल की, यानी कि आर बॉल यानी कि रेड बॉल आनी चाहिए, वो भी किससे, बैग 1 से। बैग 1 कौन सा था, E1 जिसको हमने माना था। ठीक है जी, तो E1 यानी हमने पहला बैग सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या निकाली, रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी थी क्वेश्चन में, और कितनी दे रखी है रेड बॉल आने की, चलो जी निकाल लेते हैं। तो रेड बॉल दो, पहला बैग सिलेक्ट कर लिया, उसमें से रेड बॉल कितनी है, 3, टोटल बॉल कितनी है 7, मतलब 7 बॉल में से हमको कौन सी बॉल चाहिए, रेड वाली, तो ये हो गया 3/7, 7 में से 3 बॉल हमको चाहिए, यानी कि 7, एक बैग में 7 बॉल है उसमें से हमको 3 बॉल चाहिए, क्योंकि वही तो रेड है, उनमें से कोई सी भी आ जाएगी, हमारा इवेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान था, बढ़िया। दूसरा रेड वाली दे रखी है ना, बढ़िया। तो R2 निकालते हैं, ये R1 है, अब निकालते हैं R2। लेट R2 बी द इवेंट that ball ये रेड है, रेड हमने निकाली हो, बॉल इज रेड फ्रॉम बैग 2, तो दूसरे बैग से बॉल रेड निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 था, R2 या फिर रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वो भी किससे आई है, वो आई है सेकंड बैग से, यानी कि E2 से। तो E2 बैग सिलेक्ट करने के बाद रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E2 बैग सिलेक्ट कर लिया, उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल कितनी है 6 7 8 9 बॉल है, 9 में से 3 बॉल हमको चाहिए, तीनों में से कोई सी भी आ जाए, तो 3/9। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब हम इतनी सारी डिटेल, यानी कि 4 डिटेल जैसी आप निकाल लोगे, इसके बाद आप आराम से बेस थ्योरम लगा सकते हो, आप सब चीज क्लियर कर सकते हो, बहुत आसान रहेगा। बस इतना आपको मेन चीज करनी थी, इतना समझ में आ गया तो सब चीज समझ में आ जाएगी। सुनना है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो चीज हमको निकालनी थी हमने E1 मान लिया, E1 हमने किसको माना कि फर्स्ट बैग में से बॉल निकली है, तो E2 क्या हो जाएगा कि सेकंड बैग में से बॉल निकली है, सिंपल, ऐसे करना है आपको। उसके बाद हमको क्या चीज उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखी थी, हमको उन्होंने एक्स्ट्रा क्या दिया था, उन्होंने बताया था कि जो बॉल है वो क्या है, रेड है, सिंपल। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी मानी कि क्या बोलते हैं, रेड बॉल आई है, वो भी कौन से बैग में से, फर्स्ट बैग में से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7। फिर हमने मानी कि रेड बॉल आई है, वो भी किस में से, सेकंड बॉल में से या फिर सेकंड बैग में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 3/9। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए अब चालू करते हैं, अब हमें लगाना है बेस थ्योरम, तो मैं यहां पे लगाता हूं और सिखाता हूं क्या होता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है ना वो हर बार चेंज होता है, क्यों, क्योंकि जो हम मानते हैं, जो हम लेट करते हैं वो हर बार चेंज होता है, इसी वजह से, इसलिए बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाना पड़ता है आपको हर बार। अब वो बनेगा कैसे, समझिए। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था E1 की प्रोबेबिलिटी, है ना। चलिए तो हम वही निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो आपका ये इवेंट था ना इसके उल्टे से, यानी यहाँ पे R/E1 लिखा है ना, तो बस इसके उल्टे से आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, पहले निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेता हूं क्या निकालना है। तो जो चीज आपको निकालनी है वो क्या है कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, हमें तो फर्स्ट बॉल बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट बॉल में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि दे रखा है यहाँ पे, ठीक है जी।
चलिए, तो बस इसका उल्टा हमें निकालना है, हमें निकालना है कि बैग फर्स्ट हो, जबकि हमें क्या दे रखा है, रेड बॉल दे रखी है ऑलरेडी। सिंपल, हमको ये निकालना है। तो हमको निकालना क्या है कि रेड बॉल आ चुकी है, ये हमको बता चुका है, लेकिन हमें क्या अच्छा किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बैग था वो फर्स्ट बैग था। सिंपल, चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी वो चेक कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, जो भी हमें इवन निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताया था, जो भी आपको निकालना होगा सबसे पहले वही इवन मान लेना, तो इसलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमेशा फिक्स रहेगा। मल्टीप्लाई में जो आपने निकालना है ना उसका उल्टा करके लिख दो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन। सिंपल, जो आप निकालना चाहते हो उसका उल्टा, जो कि ये वाली वैल्यू है आर अपॉन में इवन। ठीक है जी, आर था ना, रेड बॉल आई है तो इसको आर ही लिख देते हैं, आसान रहेगा समझ में। सिंपल तरह। चलिए, उसके बाद जो चीज ऊपर लिखी है वही सेम आपको नीचे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आई है वो भी फर्स्ट बैग में से। ठीक है जी, उसके बाद साथ ही में आपको प्लस में लिखना है क्या, दूसरी प्रोबेबिलिटी, बस यहाँ पे E2 लगा के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन में E2। रेड बॉल आई हो किस में से, सेकंड बैग में से। इतना सिंपल सर, चलो दिखाई दे रहा है। बस अब इसको सॉल्व करना है और आपका जो है चलते सवाल सॉल्व हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में निकालना क्या था, बेस थ्योरम क्यों लगाई गई, बेस थ्योरम लगाई गई क्योंकि हमें इसमें बताना था कि जो बैग होगा वो फर्स्ट बैग होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, जबकि ये बता रखा है कि बॉल जो है वो रेड है। तो हमको निकालना था, रेड बॉल हमें पता है, रेड बॉल हमें पता है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि इवन बैग में से होनी चाहिए। ठीक है जी, वो चलिए अब उसको कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं, ये वाला फॉर्म लगाना है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आएगा। बस दूसरे पे जो होता है ना, यहाँ पे आर वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि कई बार हम यहाँ पे रेड लेके चलते हैं, कई बार ए लेके चलते हैं, कई बार बी लेके चलते हैं, कभी कुछ लेके चलते हैं। सिंपल जी। चलिए, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। जो ऊपर लिखा है वही नीचे, और सेम यहाँ पे E2 लगा के दूसरा भी लिख देना, बस आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, देखो हमने अभी भी निकाला था, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ऑन इवन, तो ये रहा आर ऑन इवन का प्रोबेबिलिटी, ये रखिए आपको कितनी, ये रखिए आपको कितनी 3/7, तो ये हो गया 3/7 अपॉन में बिल्कुल सेम ऐसी 1/2 मल्टीप्लाई में 3/7 अच्छा प्लस में दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई में दूसरे बैग में से रेड बॉल निकली है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/9। सिंपल से, बस अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 7 2 14 अपॉन में 3 1 3 अपॉन में 14 प्लस में ये हो जाएगा 3 अपॉन में 9 2 18। कोई दिक्कत नहीं, आसान था। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको जब भी सॉल्व करना हो तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, 3/14 बटे में यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 18 और ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 18 36 54 प्लस में 14 28 43 52। सिंपल सा इतना 18 36 54। ठीक है जी, 14 14 14 28 43 42। अच्छा 42 होता है क्या, सॉरी भाई। सिंपल, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 3/14 तो पहले है ही है, नीचे आ गया चलते हैं 52 50 5 4 9 9 और ये बन गया हमारे पास 6 96 और नीचे आ जाएगा, अच्छा ये 14 से 14 कट जाएगा, नीचे बचेगा बस खाली यहाँ पे कितना 18। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, ऊपर ले जाके तो हो गया 3 मल्टीप्लाई में 18 अपॉन में 96, तो ये जगह 18 36 54 यानी कि 54 अपॉन में 96। तो भाई ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया और आपकी प्रोबेबिलिटी आती है 54 अपॉन में 96। सिंपल सर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं और इसी को बोलते हैं बस बेस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपके एग्जाम्स में, बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी चलते हैं बेस थ्योरम के ऊपर बनते हैं। इसलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है, ताकि आपको जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आपके। सिंपल, फटाफट से जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है जी, नोट कर लो भाई। हाँ भाई श्योर है। और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भाई जो पहला क्वेश्चन है उसमें से थोड़ी सी गलती हुई, मैंने अब ध्यान दिया कि मैंने ना यहाँ पे जो रेड बॉल 5 थी ना दूसरे बैग के अंदर, मैंने वहां पे रेड बॉल 3 लिख दी है दूसरे बैग के अंदर। तो क्या करना, वहां पे जितने भी 3 लिखा था मैंने सेकंड बॉल के अंदर, मतलब सेकंड बैग के अंदर 3 बॉल है रेड, वहां पे आपको 5 बॉल लिखना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे मिटोगे 5 को क्या बना दोगे 3, कि सेकंड बैग में भी रेड बॉल कितनी है 3। सिंपल, बढ़िया। तो आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, इन एक क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू टेस्ट, एक एमसीक्यू टेस्ट है, एक स्टूडेंट है आइदर नोज द आंसर और गेसेस। एक स्टूडेंट है जो कि एमसीक्यू टेस्ट के अंदर या तो वो आंसर को जानता है या फिर वो आंसर को नहीं जानता और वो गैस करता है। सिंपल, चलिए
क्या रहा आगे, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही गेसेस। वो आंसर को जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को क्या कर रहा है, बस गैस कर रहा है। चलिए, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट वो गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अब ये एज्यूम करते हैं कि जो वो आंसर को गैस कर रहा है उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विल नो द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। देखो आपको बता दिया कि आंसर क्या है, करेक्ट है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। ये निकालनी है कि वो जानता है वो क्वेश्चन को, मतलब वो आंसर जानता है उसका, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आंसर जो बताया है वो करेक्ट है, आंसर सही है, बस ये आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्योंकि कुछ लोग आंसर करेक्ट कर जाएंगे लेकिन वो आंसर क्या पता ना जानते हो, गैस कर रहे हो, तुक्का मारो, तो आपको निकालना है आंसर सही है, बस उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो आंसर जानता है। सिंपल। तो मैंने क्या बोला है, जब भी आप आंसर करने जाओ सबसे पहले आपको इवेंट को मानना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट ही नो द आंसर। तो हमने ई इवेंट क्या माना कि वो आंसर को जानता है, और आंसर को जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई है, देखो उन्होंने बताया 3/4 क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है जो आंसर को क्या करता है, जानता है। सिंपल। और जो इसका उल्टा मानेंगे वो क्या मानेंगे, E2। तो लेट E2 बी द इवेंट, वही सेम लिखना है भाई, E2 बी द इवेंट दैट ही, क्या बोलते हैं, दैट ही नोज की जगह आ जाएगा गैसेस, कि वो गैस करता है अपने आंसर को। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गैस करने की प्रोबेबिलिटी वो दे रखी है आपको, कितनी दी थी, 1/4। तो 1/4 मैंने बताया था। और जब भी आप ये सॉल्व कर लो तो आप ये चेक कर लेना, मेक श्योर कि इन दोनों का सम जो है वो बना रहा हो। अगर बना है तब तो आपने सही कर रखा है, वरना आपने गलत करने जा रहे हो। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज निकालनी थी उसको मैंने E1 मान लिया, उसका उल्टा जो है कि वो आंसर गैस करता है उसको मैंने क्या मान लिया, E2 मान लिया। और उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1, वरना आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। चलिए, अब मेन चीज जो उसने तीसरी वैल्यू दे रखी है, वो तीसरी वैल्यू क्या है, तीसरी हमें 4 वैल्यू चाहिए होती हैं। ठीक है जी। तो तीसरी वैल्यू क्या है जो उसने दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट। आंसर क्या है, करेक्ट। तो अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि वो जो आंसर उसने दिया है वो करेक्ट है। आंसर क्या है, करेक्ट। और वो करेक्ट कब है, वो करेक्ट कब है कि E1 प्रोबेबिलिटी को लेकर, यानी कि उसने आंसर क्या किया होगा कि वो आंसर जानता होगा, आंसर वो जानता होगा, यानी कि E1 प्रोबेबिलिटी, यानी वो आंसर जानता है उसके बाद उसने करेक्ट किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब खुद सोचो, इतना दिमाग लगाओ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं, ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आता कईयों को, वो भूल जाते हैं लिखना। तो वो ये बताना है यहाँ पे कि E1 यानी कि वो आंसर जानता है और करेक्ट हो उसने आंसर लिखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप खुद सोचो, अगर मैं कोई आंसर जानता हूं, क्या मैं उस आंसर को कभी गलत करूंगा? सीधी बात है भाई, अगर गलत कर रहा हूं तो मैं जानता ही नहीं उस आंसर को। तो अगर मैं आंसर जानता हूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, उसको करेक्ट ही करूंगा। तो बस आंसर मैं जानता हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की क्या होगी, फिर 1, यानी 100% की मैं सही ही लिख के जाऊंगा अगर मेरे को आंसर पता है तो। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। अब निकालते हैं दूसरी प्रोबेबिलिटी। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आंसर जो है वो करेक्ट है, लेकिन कब, जब वो आंसर नहीं जानता, यानी वो आंसर गैस करता हो। और गैस करने को हम क्या मान रहे थे, E2। तो E2 मतलब कि आंसर उसने गैस किया है और तब उसका आंसर करेक्ट आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो उन्होंने बता रखी थी क्वेश्चन में। क्या बताई थी, उन्होंने बोला था यहाँ पे कि कहाँ गया, एक स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, जो उसने गैस किया और उसको करेक्ट आंसर मिल गया, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। अब आप खुद सोचो ना, एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आप गैस कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो, तो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन तो सिलेक्ट करोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके करेक्ट आंसर की, 1/4। तो वही उन्होंने बताया कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर गैस कर रहा है और उसने वही लिखा है आंसर। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। चलिए, ये 4 चीजें जैसे आपको मिल गई, अब आप बेस थ्योरम लगा सकते हो और बेस थ्योरम लगा के अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तो भैया बेस थ्योरम का फॉर्मूला, बेस थ्योरम का फॉर्मूला सर कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बस आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ठीक है जी, वैल्यू हमेशा चेंज होती है, बस समझा रहा हूं कैसे फॉर्मूला बनता है। सिंपल सर। चलिए, तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, हमको क्या निकालना है, हमको दे रखा है कि आंसर करेक्ट है। आंसर क्या है, करेक्ट है। आंसर दे रखा है कि करेक्ट है, उसके बाद हम लोग को निकालना है कि उसने क्या किया था, वो जानता है या फिर वो गेस कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नो, हाँ जी, नो आंसर, यानी वो आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और उसी को तो हमने इवेंट E1 माना था ना। चलो जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है कि बताओ कि वो
आंसर दे रखा है कि वो करेक्ट आंसर है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो आंसर को जानता था। सिंपल, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। चालू करते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मैंने बताया था हमेशा लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई में, अब जो निकालना है उसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन में इवन, जो कि आपको यहां पे दे रखा होगा। सिंपल, चलिए आपने निकाला होगा अभी। उसके बाद जो ऊपर लिखा है वही सेम नीचे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑन इवन, यानी करेक्ट आंसर होगा, वो भी जानता होगा। और उसके बाद जमा में, अब जहां पे C1 लगाया वहां पे E2 लगाना है बस खाली, मतलब E1 लगाया वहां पे E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ C अपॉन में E2। सिंपल, अब बस वैल्यू पुट करनी है और आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता ही है इवन की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3/4 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑन इवन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 सेम मल्टीप्लाई में 1 प्लस में अब आता है E2 कितना है 1/4। सिंपल, और मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में कि वो उसने गैस किया था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया 3/4 अपॉन में नीचे हो गया 3/4 प्लस में यहाँ पे आ गया 1/4, सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, सॉरी 4 चौक 16 होता है ना, ठीक है जी। तो इसका हो गया 16। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं इसको, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ गया अपॉन में इन दोनों का एलसीएम निकाला तो ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 12 और 1 13, 13 बटे में 16, ठीक है जी। तो 13 बटे में 16, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में 13, तो ये 4 से 4 कट गया, ये आपका आंसर आ गया 4 3 12, 12 अपॉन में 13। सिंपल जी। तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या निकालनी थी कि आंसर दे रखा है पहले से कि आंसर करेक्ट है, बस आपको निकालना है कि वो हमने क्या बोलते हैं हमें आता था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12 अपॉन में 13। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था भाई। इसको बोलते हैं बेस थ्योरम, और यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हम चलेंगे आगे वाले चैप्टर पे जिसके अंदर हम रैंडम वेरिएबल्स और बाकी सब चीजें निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब दिल से थैंक यू आपको, ठीक है जी। हाँ जी, और आपने नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दियो बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, ठीक है जी। चलो भाई, तो जिसको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल से। चलिए तो आगे से हट रहा हूं मैं, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम टाइम, टाटा बाय बाय। सिंपल जी, नोट करो फटाफट भाई।